नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कट्टरपंथियों का बुरा अंजाम, हसीना के लौटने का पैगाम। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। देश में एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साल के भीतर बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी ओर जमात इस्लामी को लेकर राजनीतिक बहस अब बहुत तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं और सांसदों की ओर से जमात इस्लामी पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई, जिससे देश की राजनीति का माहौल गर्म हो गया। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2024 के छात्र आंदोलन के बाद बने राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सत्ता से बाहर हो गई थी और बाद में अंतरिम सरकार और न्यायिक फैसलों के बाद जमात इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने खुद को दोबारा संगठित किया और फरवरी 2026 के आम चुनाव में 68 सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी ताकत के रूप में उभरी। अब संसद में बीएनपी के सांसद रफीकुल इस्लाम ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर जमात इस्लामी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को इसी पार्टी पर निशाना माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल किसी पार्टी के नाम में इस्लाम शब्द होने से वो इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करती और धार्मिक स्थलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। इस मांग के बाद जमात इस्लामी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के सांसद एटीएम अजहरुल इस्लाम ने संसद में सवाल उठाया कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विपक्ष की भूमिका भला कौन निभाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं सरकार आवामी लीग को फिर से मुख्यधारा की राजनीति में लाने की कोशिशें तो नहीं कर रही। इस बीच शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चा ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीने में बांग्लादेश की राजनीति में अब नए गठबंधन, टकराव और रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जमात इस्लामी पर प्रतिबंध की मांग और शेख हसीना की वापसी के बीच बहुत सारी चर्चाएं। हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सुशील जी, क्या माना जाए, शेख हसीना की वापसी वाकई बहुत जल्द होने वाली है? क्योंकि वहां के राजनीतिक समीकरण जो कह रहे हैं वो इसी दिशा में बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं। सुशील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, मेरी पहुंचे आप तक? मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, समझाइएगा दर्शकों को एक बार कैसे। देखिए, शेख हसीना जी कभी भी बांग्लादेश वापस जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश में आजकल हालात चेंज होते जा रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि वापसी तय है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश के जब इलेक्शन थे तब बहुत सारे लोगों से भी ये पूछा गया कि वोट किसको देंगे। उस टाइम भी जो मैक्सिमम वोटर्स थे उन्हें यह दर्शाया क्योंकि हम वोट देंगे बांग्लादेश को चेंज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए। वो तीनों चीजें अब बांग्लादेश में हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी का क्या हाल हुआ। यहाँ वो 17 सीटों में सिमट गए, जहाँ तक कि बीएनपी 212 सीटों पे चले गए, 2/3 मेजोरिटी भी पार कर दी उन्होंने। ये दिखाता है कि जो बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी का जो ये था दबदबा था, जो वो वहाँ पर डिक्टेट करते थे सरकार को टर्म्स, वो अब से जो समीकरण बदल रहा है। यहाँ तक कि अब देख लीजिए, बांग्लादेश की जो हालत है उसमें क्या चीज हो गया कि वो जो चाहते हैं वो हुआ नहीं बांग्लादेश में। और इस्लामी कट्टरपंथ जो बांग्लादेशी जमात इस्लामी के दिमाग में है, जिस जिस देश में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ता गया वो दीमक की तरह देश को खोखला करता गया। इसलिए जो आजकल जो इस्लाम जो बहुत सारे देशों में मॉडर्न इस्लाम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी जमात इस्लामी जो है उनका एक ही लक्ष्य है, वो तो आतंकवाद फैलाना और देश में जमात इस्लाम को दोबारा से वहां पर वो इस्लामिक रूल कायम करना।
जो कि बांग्लादेशी लोग अब चाहते नहीं है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, जब ये प्रधानमंत्री जो बीएनपी के बन गए तारिक उर रहमान, सबसे पहले जो जब उन्होंने जीत की, सबसे पहले जो फोन कॉल उन्होंने किया वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को किया, क्योंकि उनके उन्होंने मैसेज किया था मुबारक के लिए। तो उसमें उन्होंने पहला जब ये उनको ये फोन कर दिया कि, और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा नेबरिंग देश है हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। इसलिए जो बांग्लादेश में आजकल जो लेटेस्ट समीकरण चल रहा है, उसे लग रहा है कि शेख हसीना की वापसी जाने का समय आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का जो अब ये भी देखिए, बीएनपी भी अब डिमांड करने लगी कि हालांकि उन्होंने रफीक साहब ने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि जमात इस्लामी को ये करना चाहे बैन, लेकिन जो उन्हें इशारा दिया कि कट्टरपंथी जो लोग हैं जिनकी विचारधारा या देश के साथ मिलती नहीं है, उनको बैन किया जाए। उस हिसाब से लग रहा है कि बांग्लादेश में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं और उसका फायदा ये शेख हसीना जी को मिल सकता है। और दूसरी बात आप देख लीजिए, जो तारिक उर रहमान साहब है, वो भी तो एग्जाइल में थे। वो 17 साल वो ब्रिटिश में रह गए, और 17 साल के बाद जब उसकी वापसी हो सकती है, तो शेख हसीना जी की वापसी क्यों नहीं हो सकती है? हाँ सुशील जी, इस लौटेंगे आपके हिसाब पास। से हमारे लगता है। साथ मलिका जी जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मलिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी को लेकर मलिका, जो अटकलें हैं, उन अटकलों के बीच वहां के जो कट्टरपंथी हैं वो इसे अच्छी खबर के तौर पर देख रहे होंगे, या उनके लिए ये खबर बुरी खबर है? नमस्कार वैभव जी। देखिए, कट्टरपंथियों के सामने जैसे ही हसीना का एंगल आता है तो कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री क्या रही है। 1972 से 1971 जो लिबरेशन वॉर थी बांग्लादेश की, उसमें साफ साफ काफी लोग जो जमाते इस्लाम है उनको ट्रायल पे लिया गया था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो। इनफैक्ट उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की थी, ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें जमाते इस्लामी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने अपनी ही बांग्लादेशी सिटीजन्स को फंसाया था जो लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। और काफी उसमें वॉर ट्रायल्स में जमाते इस्लाम के सीनियर लीडर्स को सजा भी दी गई थी। तो हमने देखा कि 2013 में भी जो जमाते इस्लाम का कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन था, उसको भी हाई कोर्ट ने बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग माना। ये माना कि ये सेक्युलर इन नेचर नहीं है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो उसको बैन कर दिया गया। तो शेख हसीना के टाइम पर हमने देखा कि जमाते इस्लाम बैन था। उसके बाद भी 2024 में जो उसका स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग था वैभव जी, उसने शेख हसीना के अगेंस्ट ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने शुरू किए, और इंटरिम गवर्नमेंट ने उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया कहीं ना कहीं। और आज के टाइम में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और सबसे बड़ी ओपोजिशन में पार्टी बैठी हुई है। तभी हम देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट केसेस हो रहे हैं वहां पर। हिंदू माइनॉरिटीज को जलाया जा रहा है सड़कों पर, उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक्सट्रीमिज्म बढ़ते जा रहा है और डेमोक्रेसी खतरे में है। वाइल एट द पैरेलल साइड हम देख रहे हैं कि कल ही हमने देखा कि मोंगला पोर्ट जो पहले भारत को जाना था वो बांग्लादेश ने चाइना को कहीं ना कहीं दे दिया है। तो शेख हसीना के टाइम पर जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते सुधर रहे थे, वो कहीं ना कहीं तारिक रहमान उन चीजों में कट्टरपंथ भी ला रहे हैं, उन चीजों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं जमाते इस्लाम बार बार एक ह्यूमन शील्ड बना रहा है, बोल रहा है कि इंडिया वापस लोगों को भेज रहा है। तो ये सब काफी हम देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर में जमाते इस्लाम बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर अपने लोगों को वहां पर सेटल करना चाह रहा है। आज के टाइम में चिकन हेड में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं अगर हम देखें तो। कंटिन्यूसली वैभव जी, ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो गया है। उसी बीच पे शेख हसीना का ये बयान आना कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, ये इनके लिए अभी ये इनको नींद नहीं आने वाली है जमाते इस्लाम को। बिल्कुल, और तय भी है, क्योंकि जो हालात इन्होंने 2 साल के अंदर बांग्लादेश में बनाए हैं सुशील जी, उन हालातों का रोका जाना बहुत जरूरी है। सुशील जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जब बांग्लादेश से शेख हसीना को वहां से भगाया गया, वहां पर प्रधानमंत्री आवास तक वो कट्टरपंथियों की भीड़ पहुंच गई, और 1975 का वो दिन दोहराने वाली थी जिस दिन शेख हसीना के पिता समेत उनके पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो क्या ये समझा जाए शेख हसीना पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को वहां पर महसूस करेंगी? उनकी जो पार्टी है वो अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगी? अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है?
सुशील जी। देख लीजिए वैभव जी, 1975 में जो वाकया बांग्लादेश में हुआ, उस टाइम भी बांग्लादेशी का हाल, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा, जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश में, उनके जो ये थे वर्कर्स थे, कट्टरपंथी थे, उनने कम से कम 10-15 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि ज्यादातर लोग जो थे वो हिंदू माइनॉरिटी से ही थे। और पिछले जो मूवमेंट हुई 2024 में बांग्लादेश में, या जो जान नहीं या जाट था, उस मूवमेंट में भी जो बांग्लादेशी के लोग थे, उन्होंने माइनॉरिटीज को कैसे निर्मम हत्या से मारा दिया, सड़कों पे जलाया, घर उनके जलाए, घर पे अंदर जाके, मंदिरों के अंदर जाके मारपीट और मार डाट कर दी। उस हिसाब से तो इतना बिल्कुल आसानी है जिसके लिए शेख हसीना के लिए वापस जाना। लेकिन जिस हिसाब से आजकल बात का हर साइड से दबदबा चल रहा है, चाहे कि वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अगर बांग्लादेश ये शेख हसीना के पीछे डट के खड़ा रहेगा, वो नामुमकिन नहीं है, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी ये देखना है कि बांग्लादेश का जो बीएनपी डिमांड कर रहा है बैन के लिए, अगर बैन हो जाएगा फिर कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि एक देख लीजिए पहले भी बैन हो चुका था या जमात इस्लामी, उसके बाद जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, शेख ये जो अपना या अपना यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस साहब थे, उन्होंने इनका बैन हटा दिया, क्योंकि वो भी इनके वो थोड़े झुके हुए थे। यहाँ तक कि जो बीएनपी पार्टी आज है, इनका भी जो मेन सपोर्टर होता था वो भी जमात इस्लामी होता था, क्योंकि जमात इस्लामी इनके और ज्यादा झुका था उन दिनों जब बीएनपी की सरकार थी, जब ये अपना अपनी खालेदा जिया की सरकार थी, उन दिनों तो ये साथ साथ थे। लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि दोबारा से ये सारे निकाल रहे हैं बांग्लादेश में, सरकार के लिए भारी पड़ेगा, सरकार को अभी ये चीज लग रहा है कि अब दोबारा खतरा ना बन जाए, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको बैन किया जाए। बैन करने का इसका एक ही तरीका है कि अगर बैन किया जाए तो फिर ये थोड़ी बहुत हालत चेंज हो सकती है। यहाँ तक लीजिए जो हमारे वेस्ट बंगाल की बर्बादी थी वो किस वजह से थी, वो भी जमात इस्लामी थी। और जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है वो किसके इशारों पे चल रहा है, वो पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पे चलता है। और उसके जो वहाँ थे जो अच्छे संबंध है, वो भी पाकिस्तान के जो कट्टरपंथ लोग हैं उनके साथ है। इसलिए बांग्लादेश में अभी हालत जो है, अगर ये अपना तारिक उर रहमान साहब थोड़ा इनको कसेंगे, थोड़ा स्ट्रांगली इनके साथ डील करेंगे, फिर पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन एक चीज हमने देखा, चाहे कश्मीर हो, हालांकि वहां भी जमात इस्लाम ने ये बर्बादी की थी, ये चीज देखा गया कि जो एक ये जो इस्लामिक लोग है, जो एक तबका है, ये किसी के साथ नहीं है। आप देख लीजिए बीएनजी में या जो नई मूवमेंट होगी अपना जनरेशन नेक्स्ट की, उस टाइम भी क्या हो गया, सारे लोग उसके साथ चलाए गए हैं। ये फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के जब वहाँ कश्मीर का जो मुद्दा है सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, की, उस सारे मुद्दे के लोग उसके बीच साथ चले गए। ये जब लोग किसी एक पार्टी के साथ नहीं, समय के साथ बदलते कबायलियों रहते से हैं। लड़ने के लिए बारामूला को क्रॉस कर रही थी, उस वक्त भी जितने मुस्लिम उनकी सेना में शामिल थे वो सभी ज्यादा बड़ी संख्या में जो है वो कबायलियों के साथ जाकर मिल गए थे। तो ये स्थितियां जो है वो इतिहास में लगातार चलती रहती है और इनको दोहराया जाता रहता है। मलिका जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो बांग्लादेश में उनका जनाधार, जैसा कि मैंने सर से पूछा, कैसे उनको वापस मिलेगा खोया हुआ जनाधार, और भारत के साथ क्या रिश्तों में वो और ज्यादा प्रगाढ़ता, वो और ज्यादा मजबूती आएगी जो मजबूती बांग्लादेश में शेख हसीना के रहते थी भारत के साथ? देखिए वैभव जी, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुका है, जहां बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ बैन की लड़ाई नहीं, इनके लिए खुद की पहचान की लड़ाई है आज के टाइम में, क्योंकि शेख हसीना को बहुत सारे अल्टीमेट डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं, काफी सारा उनको कहीं टाइम एंड अगेन उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है। इस बार वो कंटेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। अवामी लीग के काफी लीडर्स आज के टाइम में जेल में भी हैं। तो इतना ओपन थ्रेट के बावजूद भी शेख हसीना ने रीएटिरेट किया है कि इस साल मैं अपने देश वापस जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वहां सेक्युलरिज्म बढ़े, वहां पर एक कट्टरपंथ का राज ना हो, जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में अगर वो वापस जाती हैं तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हमने देखे हैं, आपको याद होगा कि वहां पर शेख हसीना को कैसे भागना पड़ा, लोग उनके घर पर आ गए, घर पे एंट्री कर ली। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनकी सरकार
एक दिन भी नहीं टिक पाई। काफी लोगों के घर जलाए गए, काफी सीनियर नेताओं की हत्या की गई, बेरहमी से हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो सब जो हुआ है, उसके बाद क्या तारिक रहमान उनको प्रोटेक्शन देंगे, क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या उनको एक पैसेज देंगे? तो ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट हो जाते हैं कि शेख हसीना क्या उनसे बातचीत में है, हाई लेवल एक्सचेंजेस हुए हैं इन दोनों के बीच में कि ये वापस जाना चाह रही है। अदरवाइज अगर इनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है तो देखिए बांग्लादेश में आज के टाइम में हालत बहुत ठीक नहीं है। बहुत एक्सट्रीमिज्म के केसेस वहां पर सामने आए हैं पिछले बीते दिनों में, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, चाहे आज के टाइम में हम देखें कि जमाते इस्लाम वहां पर लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बैठी हुई है। तो इस बीच उनका वापस जाना, और भारत के लिए सबसे सपोर्टिव अगर आप देखिए, चाहे खालिदा जिया का देखिए, चाहे शेख हसीना का देखिए, तो सबसे अच्छा पीरियड जो भारत के रिश्ते जिससे मजबूत किए हैं तो वो डेफिनेटली शेख हसीना की गवर्नमेंट ही रही है, जहां पर काफी सारे एमओयू साइन किए गए। और जो पुरानी एमओयू थे वैभव जी, जो शेख बिल्कुल। हसीना की गवर्नमेंट ने साइन किए गए थे, वो सब इंटरिम गवर्नमेंट ने, मोहम्मद यूनुस ने सब स्क्रैप किए और आज के टाइम में चाइना को हैंड ओवर कर दिए। आप सोचिए कि ऐसी गवर्नमेंट जिससे ऑलरेडी एक कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप बना है, मोंगला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था 2015 में उस भारत के साथ एमओयू किया गया उसको डेवलप कराने के लिए, 18 में हीरानंदानी ग्रुप को दिया गया, उसमें कोई काम नहीं हुआ, 2024 में उसको स्क्रैप कर दिया गया। और आज के समय में हम बैठे तो तारिक रहमान की सरकार ने वो पूरा मोंगला पोर्ट का एरिया पकड़ा दिया है चाइना को डेवलप करने के लिए। तो ये जो बांग्लादेश अब डुअल गेम करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा देख रहे हैं कि एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट्स बढ़ते हुए नजर और आ मलका रहे जी, हैं, जो हम पहले नहीं देखा मलका जी, करते जो थे। आम जनता बांग्लादेश की है, आम जनता बांग्लादेश की अपने अधिकारों को, अपने हक को, उनकी जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं उनको वो पहचानती है। भले ही कट्टरपंथी का चोला ही उन्होंने क्यों ना ओढ़ रखा हो, लेकिन बिजली, पानी, विकास, सुरक्षा सब कुछ उनको जरूर चाहिए। और इसी वजह से अंदर खाने कहीं ना कहीं से स्थितियां जो है वो थोड़ा सा अलग जरूर है बांग्लादेश में, और हालात अब हो सकता है आने वाले वक्त में और सुधरे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, अफ्रीकी देश घाना में